दोस्तों, दीनू का लहजा अचानक ही नर्म हो गया। हम बहुत अरसे से एक साथ हैं। अगर हम आखिरी मरहले में बेपरवाह हो गए फिर नाकाम ही होंगे। अगर एक मकामी पुलिस वाला यहाँ दाखिल हो सकता है तो फिर वफाकी एजेंट क्या कर गुजरेंगे। क्या तुम्हें यकीन है कि अब कलीसा में हमारे अंदरूनी हलके में कोई भी वफाकी एजेंट नहीं? ग्रोह सदाकत का हर आदमी दिलो जान से हमारे साथ है। क्या हमारे तमाम मुहाफिज वाकई हमारे हैं? हर कातिल का टारगेट मुख्तलिफ है दोस्तों, आदतें जुदा जुदा हैं, पोजीशन मुख्तलिफ है। उनमें से बेशतर की हिफाजत के इंतजामात सरकारी नहीं, ज़ाती हैं। हमारा ताल्लुक ज़राए अबलाग, सनतो हरफत और तालीम के बड़े लोगों से है। नहीं टानी, हम इस आखिरी मरहले पर किसी नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आप फिक्र न करें, टानी ने तसल्ली देते हुए कहा। आप ये भी तो सोचें कि आसाबी दबाव के आखिरी टेस्ट में वो पकड़ा ही गया। मैं आसाबी दबाव के आखिरी टेस्ट को कतई पैमाना बहरहाल नहीं समझता। दीनू लेवी ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि यहाँ मजीद कोई एजेंट नहीं? तुम्हारे सिक्योरिटी के इक़दामात इस वक्त नाकाम हो जाते हैं जब कोई असल मसला दरपेश होता है। मैं किसी बहरान से कबल ही नताज चाहता हूँ, बहरान के बाद नताज का कोई फायदा नहीं। मुमकिन है मेरी उम्र 16 साल लगती हो, लेकिन याद रखो कि मैं 29 साल मर्द हूँ। मैं बड़े मर्दों में रह चुका हूँ, कॉलेज से तालीम याफ्ता हूँ। पेशावर और नापुख्ता अफराद की तमीज करने की मुझ में अहलियत है, लिहाजा मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत किया करो। अरे वैन, धीरज। मॉरिस वाइट अपनी जगह से चला और टानी के सामने आ खड़ा हुआ। उसने सिगार होंठों से निकाल कर हाथ में ले लिया। अब वो हर लफ्ज के इशारे से जोर दे रहा था, धीरज टानी, धीरज। उसका लहजा बहुत संगीन था। और जरा तवज्जो दो, मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूँ जब तुम ईटन कॉलेज में महज हैरी पेन रोज थे। मैंने ही तुम्हें भर्ती किया था। इसके बाद से अब तक तुम मेरी ही मखलूक हो, मैंने ही तुम्हें बनाया है। मॉरिस का लहजा बहुत संगीन था और चेहरे पर बहुत मकरू तासुरात थे। दीन ने जो कुछ कहा वो 100% दुरुस्त है। तुम भी इसके दुरुस्त होने से वाकिफ हो। अगर मंसूबे में कोई खराबी आ गई तो मास्को में हमारे दोस्त खफा हो जाएंगे। उन्होंने बहुत अरसे तक मेहनत की है, उन लोगों को तरबियत देने में खासी मेहनत की है। हम मकतूलों की जगह लेंगे, उन ओहदों पर फायज होंगे। किसी को टेलीविजन नेटवर्क का सरबराह बनाने के लिए पोजीशन तक लाना आसान नहीं होता। किसी बड़े सनती इदारे की नौकरी ऐसे ही नहीं मिल जाती। अपने आदमी को सदर के ओहदे पर ले जाना बच्चों का खेल नहीं टानी। शार्क ट्रिप्स ने अपना काम मुकम्मल कर लिया तो हमारे मास्को वाले दोस्त दाखिली इक़्तिदार पर कब्जा करने में किसी मुश्किल से दो चार नहीं होंगे। लेकिन इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए जरूरी है कि सिक्योरिटी में कोई जोल ना हो और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम पर है, गंजे दोस्त। वो 100% ठीक कह रहा है टॉनी, दीनू लेवी ने जवाब दिया। 2 रोज में हम टूर पर रवाना हो रहे हैं। इसी के साथ कातिल भी चलेंगे, पूरे मुल्क में फैल जाएंगे। उनके और उनके साथियों की शिनाख्त सीगाए राज में रखी जाएगी। अपनी अपनी पोजीशन के लिए सिर्फ इस कोड की जरूरत होगी जिसे सुनकर वो सब मुत्तहिद हो जाएंगे और पूरे अमल की कामयाबी का दारोमदार तुम पर है। अगर तुम नहीं कर सकते तो, मॉरिस ने सगार सुलगा कर कहा। 1 इंच लंबी राख सगार से गिरी। तो फिर मैं बंदोबस्त करूंगा। मैं, टॉनी ने अपने मोटे होठों पर जुबान फेर कर कहा। उसे इल्म था कि वो किस नाजुक सूरत हाल से दो चार है। अब कोई गैर मुतालिका शख्स हमारे साथ शामिल नहीं हो सकेगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त हमारे साथ ऐसे साथी हैं, पूरी तरह वफादार हैं। दीनू लेवी मुस्कुरा दिया और उसने कमरे की खामोशी तोड़ने के लिए इंटरकॉम की तरफ मुंह करके बटन दबा दिया। अपना वजन तोलाना। लोग मुस्कुरा दिए। एक लम्हे बाद कमरे में 6 फुट 4 इंच का एक वजनी शख्स दाखिल हुआ। ये ऑकलैंड राइड्स का साबिक फौजी आजकल दीनू लेवी का मुहाफिज था। उसे खुसूसी तौर पर उन अफराद की कमान सौंपी गई थी जो कलीसा के अहम अफराद की हैसियत रखते थे। यस दीन, क्या चाहते हो? उसकी आवाज ऐसी थी। 1 मिनट क्लीवन, दीनू लेवी ने हंसकर कहा। तुम्हारी गुफ्तगू मेरे आसाब पर असर कर रही है। इसके बायस मैं ये भूल गया हूँ कि अपने बेहतरीन दोस्त के कान पीटने के अलावा ऐसे दूसरे काम हैं जिन पर तवज्जो की जरूरत है। तुम्हें मालूम नहीं कि आज कौन सा दिन है? तमाम अफराद खाली खाली नजरों से लेवी को देखने लगे। आज जिस्मानी इस्लाह का दिन है। दीनू लेवी की आंखों में अजीब सी चमक पैदा हो गई। किसकी इस्लाह? मॉरिस ने पूछा। हूरों के गिरोह की। लेवी का लहजा बहुत खुशगवार था। मॉरिस मेरे दोस्त, हमारे पास 2 ऐसी हूरें हैं जो कलीसा यौम निजात के आकाओं को खुश करने का एजाज हासिल करना चाहती हैं। कैंडी बहुत खूबसूरत है और शोला रंग बालों वाली है, अभी 17 बरस की हुई है। दूसरी फ्लेचर है, 15 साल। मॉरिस मेरे दोस्त, खुश नहीं हो मॉरिस? टानी ने हंसकर पूछा। आओ मॉरिस, मैंने उनकी खातिर इन सरगर्मियों से गुरेज करने का तहैया कर रखा है। हम जिस्मानी इस्लाह करते हुए भी काज की हिफाजत करते हैं और इतने जानलेवा काम के बाद तफरीह की जरूरत तो जरूर होती है। अब फसल काटने का वक्त आ गया है। दीनू लेवी ने कहा।
तुम ने उस मुबल्लिग की बात सुनी मिस्टर? एक खूबसूरत सी 16 साल लड़की ने टाइगर से पूछा। उस लड़की की आंखें नीली थी। वो अचानक ही टाइगर के सामने आ गई थी और उसके हाथ में एक पंफलेट था। कल रात को आकर यौम निजात के पैगंबर का खुतबा जरूर सुनना। शुक्रिया, मगर मैं जहन्नुम में जाओ। लड़की उसके इनकार पर बिफर गई। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, टाइगर हंसकर बोला। वैसे उसे हैरत थी कि लड़की कितनी जल्द मुश्ताइल हो गई थी। हर ऐसा शख्स जहन्नुम में जाएगा जो यौम निजात के दाई की बात नहीं सुनेगा। उस दाई का नाम क्या है हसीना? टाइगर ने बड़े नरम लहजे में पूछा। लड़की का रद्द-ए-अमल कतई बरक्स था। उसने दोनों हाथ कमर पर रख लिए और टाइगर को घूरने लगी। क्या तुम्हें तुम्हारे वालिदैन ने मुस्कुराना नहीं सिखाया लड़की? टाइगर ने पूछा। मुझे अपने माँ बाप से नफरत है। लड़की अचानक ही से चिल्ला पड़ी। उसकी आंखों में धुंध सी उतर आई। वो शैतान के चेले हैं। बेगुनाह और कमजोर जानवरों का गोश्त खाकर अपने जिस्मों पर जहर उतार रहे हैं। शराब और तंबाकू का जहर उनकी रगों में सरायत कर गया है। वो अपने सांसों और लफ्जों के जहर से फिजाओं को मसमार कर रहे हैं। वो सब के सब जहन्नुम की आग में जलेंगे। अरे अरे सुनो, टाइगर ने लड़की के बाजू पर रखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इतने गुस्से में मत आओ। वो जिस तरह बिखरी थी वो हैरत अंगेज था। इन तमाम गालियों के बावजूद लड़की की आंखें खाली खाली रहीं। जिस्म इस तरह कांप रहा था जैसे कोई गैर मरई कुव्वत ने उसे अपना मोती बना रखा हो। लेकिन टाइगर की उंगलियों का लम्स महसूस होते ही वो पुरसुकून हो गई। जिस्म मामूल के मुताबिक होने लगा और चेहरे के बिगड़े हुए नकूश बहाल होने लगे। गुस्सा मत करो जानेमन, मैंने तो सिर्फ दाई का नाम पूछा था। टाइगर मुस्कुराता हुआ बोला। आला हजरत दीनू लेवी, रोशनी और मोहब्बत का अलम बरदार, आखिरत की आमद का नकारची। दीनू लेवी ही हमारा पैगंबर है और हमारा बाप है। वो हमारे लिए मोहब्बतों की सौगात है। हम उससे और वो हमसे मोहब्बत करता है और हम कुल इंसानियत से प्यार करते हैं। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो? हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। टाइगर को पहली बार ऐसा लगा जैसे उसे क्या हो जाएगी। वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। उसे शदीद किस्म का गुस्सा महसूस होने लगा। आखिर वो किन दरिंदों की भीड़ चढ़ चुकी है और कानून क्या कर रहा है। उसने बहरहाल इस गुस्से पर 2-3 तवील सांसें लेकर काबू पा लिया। वो सोचने लगा कि क्या कानून ने इस गैर कानूनी हरकत की इजाजत आजादी मजहब के नाम निहाद आइन के तहत दी है। उसने अपने कैमरे को ठीक करने के अंदाज में तिरछा किया और उसका बटन दबा दिया। कैमरे से क्लिक की आवाज भी पैदा नहीं हुई। उसी वक्त एक ताकतवर नौजवान जो सफेद ट्यूनिक में मलबूस था उनके करीब आया। क्या कोई मसला दरपेश है मेरी जान? नहीं। मेरी जान अजीब से अंदाज में उसे देखती हुई बोली। इस वक्त मैं मोहब्बत से सरशार हूँ। इस जाहिल को मोहब्बत की कुव्वत से बाखबर कर रही हूँ। ये बता रही थी कि अजीम दीनू लेवी ने हमें किस तरह मोहब्बत करने का दर्स दिया है। नौजवान की सर्द आंखें टाइगर पर मुर्तकिज हो गई, जो इस वक्त महज सयाह नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर मासूमाना तासुरात थे, जबकि नौजवान का चेहरा उसके बातनी गुस्से का मजर था। फिर उसने सरसराते हुए लहजे में कहा, तुम किसी दूसरे शख्स को तलाश कर लो मेरी जान। जरूर जिमी। और तुम कभी हमारे साथ मिलकर मोहब्बत करना या फिर जहन्नुम में चले जाना। ये जुमला उसने टाइगर से कहा था और फौरन ही चली गई। उसके चले जाने के बाद जिमी नामी लड़का टाइगर की तरफ पलटा। तुम भी चलते फिरते नजर आओ, लेकिन जरा ये तो बताओ कि तुम कौन हो? मुझे तुम्हारे जिस्म से पुलिस वालों की मखसूस बदबू आ रही है। तुम यकीनन हमारी मजहबी सरगर्मियों में टांग अड़ाने के लिए यहाँ आए हो। खुदा तुम्हें इस जुर्म की सजा जरूर देगा। होश में रहो। टाइगर ने घुरा कर इस तरह कहा कि जिमी के चेहरे पर खौफ की परछाइयां लरसने लगी। मैं सिर्फ और सिर्फ सया हूँ, किसी किस्म की गड़बड़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी ने मेरे साथ गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं भी कमजोर नहीं हूँ। जिमी की आंखें हैरत के बायस नॉर्मल साइज से दुगनी हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई यहाँ इस किस्म की खुली धमकी भी दे सकता है। उसे बताया गया था कि दीनू लेवी के सिवा कोई भी ताकतवर नहीं। उसने अपने सामने खड़े हुए सयाह को पहली मर्तबा बगौर देखा। इस सयाह के चेहरे पर खफगी और बरहमी थी। खौफ का नामो निशान तक नहीं था। सॉरी जनाब। जिमी हकलाने लगा। मैं गलत फहमी का शिकार हो गया था। आप देख ही रहे हैं कि इर्द गिर्द कैसे ओबाश लोग मंडला रहे हैं। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ हूरों को देखने के लिए यहाँ आते हैं। हूरें? टाइगर चकरा कर रह गया। जी हाँ, हम उन लड़कियों को जो अपनी जिंदगियां कलीसा के लिए वक्फ कर चुकी हैं नन्नों की बजाय हूरें कहते हैं। बहुत से उबाश लोग इन हूरों से छेड़छाड़ के लिए यहाँ जमा हो जाते हैं और हमें उन पर नजर रखनी होती है। उसने ये कहकर इस तरह मुस्कुराने की कोशिश की जैसे बिल्कुल बेबस हो। तब फिर उन पर जाकर नजर रखो, मुझ पर नजर रखने की जरूरत नहीं। मैं किसी हूर को वर्गलाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। टाइगर ने रूखे अंदाज में कहा। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक जनाब।
خدا آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ آخری جملہ بالکل رسمی تھا، ایسا ہی جیسے از خود اور عادت کی وجہ سے نوکے زبان سے پھسل گیا ہو۔ جمی ٹائیگر سے دور جانے کے باوجود سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی شخص ڈینی لیوی سے بھی زیادہ طاقتور اور سحر انگیز ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اب اس اصول میں زیادہ کشش باقی نہیں رہی تھی کہ لیوی پر یقین کرو ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ٹائیگر خزاں کے باعث بوری ہو جانے والی گھاس پر ادھر ادھر گھومتا رہا۔ وہ سیاحوں کے گروپ میں گل مل گیا تھا، کبھی اوپر دیکھتا جہاں اب روشنیاں جلملانے لگی تھی، اور کبھی اس طلائی گنبد کی طرف جو روشنی کے باعث نظروں کو خیرہ کر رہا تھا۔ اس نے دوسروں کی طرح گنبد کی تصویریں بنانا شروع کر دی، اور جب دوسرے سیاح آگے بڑھ گئے تو وہ بھی ایک طرف گھومنے لگا۔ اسے احساس تھا کہ دور کھڑے ہوئے دو آدمی جمی سے بات کرتے ہوئے اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ کون تھا برادر جمی؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، مگر اس کا دعویٰ ہے کہ وہ سیاح ہے۔ جمی نے جواب دیا، بہت سی تصویریں بنا چکا ہے۔ سیاح تصویریں بنانے کے لیے ہی آتے ہیں برادر جمی، بوری کبا میں ملفوف دوسرے شخص نے کہا۔ ان دونوں کا تعلق گروہ صداقت سے تھا۔ تم اس کے پاس کیوں گئے تھے؟ میری جین کچھ بہک رہی تھی۔ جمی نے جواب دیا، پتہ نہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے میری جین نشے میں رہتی ہے۔ تمہیں اس بات کو زیادہ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ بہک رہی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی راتیں ایسی ہی گزرتی ہیں۔ برادر ڈیمن، جمی نے احتجاج کرنے والے انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ وہ زور سے بول رہی تھی، محبت کے فلسفے کو وہ درختوں کے جھنڈ تک لے جانے پر آمادہ تھی۔ وہ شخص اس کی باتوں میں نہ صرف ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے میری جین کی تصویر بھی اتار لی ہے۔ تصویر؟ گروہ صداقت کے دونوں کارندے اچھل پڑے۔ اس نے میری جین کی تصویر بنا ڈالی، اور تم نے ہمیں فوراً مطلع نہیں کیا جمی؟ کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے کیمرے سے ٹیپ بھی منسلک ہو سکتا ہے؟ ڈیمن واقعی چیخ پڑنے کے قریب تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جمی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ عقل سے کام لو لڑکے، ڈیمن نے غرا کر کہا۔ میری جین ہیروئن کی عادی ہے، اتنی مدہوش رہتی ہے کہ اسے اپنے آپ کی بھی فکر نہیں رہتی۔ جمی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ ہاں جمی، وہ نشہ کرتی ہے، تم نے درست اندازہ لگایا تھا۔ اسی باعث اس پر زیادہ کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تم اصلاحی پروگرام میں کلاسوں کے دوران یہ اچھی طرح سمجھ چکے ہو کہ ہماری حوریں محض کاز کی خاطر یہ کام کرتی ہیں۔ یہ گناہ نہیں، لیکن کوئی بھی پولیس والا اگر یہ بات میری جین سے اگلوا کر ٹیپ کر کے لے گیا تو پھر نام نہاد قانون حرکت میں آ جائے گا۔ جمی، ہوش سے کام لیا کرو، ورنہ نہ صرف ہم بلکہ اعلیٰ حضرت بھی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ ہمیں علم ہے کہ پرانی اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں، نئے اخلاق اور معیار نے جنم لیا ہے، لیکن پولیس والوں کو اس تبدیلی کا ابھی تک احساس نہیں ہو سکا ہے۔ محبت لافانی ہے، خواہ یہ محبت کسی بھی انداز میں اور کسی کو بھی دی جائے، لیکن بہرحال محبت کسی پولیس والے کو نہیں دی جا سکتی۔ یقیناً تم نے درست کہا برادر ڈیمن، لیکن اگر وہ واقعی پولیس والا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جمی نے پوچھا۔ تم آئندہ ان باتوں کا خیال رکھنا جمی، اور اب اس سیاح اور اس کے کیمرے کا مسئلہ ہمارے لیے چھوڑ دو، ڈیمن نے جواب دیا، جس پر جمی سکون کی سانس لے کر سر ہلانے لگا۔ ٹائیگر عام سے انداز میں چلتا ہوا محبت سے دور ہوتا گیا۔ اس کا رخ یونیورسٹی ایونیو کی طرف تھا۔ چیری کریک کے پار فائنل کنگ گراؤنڈ کے قریب کمرشل بلڈنگز کھڑی تھی، اور کلیسا کے ارد گرد کے منظر سے بالکل برعکس جدید ترین طرز تعمیر کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ ٹائیگر کو اپنی کیمپر گاڑی تک پہنچنے کے لیے تقریباً 1.5 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ چیری کریک کے پل پر ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اسے سامنے سے دو افراد اس طرح آتے ہوئے نظر آئے کہ فٹ پاتھ کی چوڑائی ان دونوں سے بڑھ گئی تھی۔ ان کے ہاتھ کبا کی لمبی اور پھولی ہوئی آستینوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹائیگر کو راستہ دینے کے لیے ایک طرف نہیں ہٹیں گے۔ ٹائیگر اپنے مخصوص انداز میں قدم آگے بڑھاتا رہا، لیکن اسے یہ احساس ضرور ہو گیا تھا کہ کلیسا والے اس میں کسی نہ کسی سبب دلچسپی ضرور لے رہے ہیں۔ پل کے آخری سرے پر ان تینوں کا آمنا سامنا ہو گیا، اور اچانک ہی ایک بھوری آستین میں سے کولٹ کی نال جھانکنے لگی، اور دوسرے شخص نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ٹائیگر کا کیمرہ پکڑ لیا۔ اسی لمحے ایک آڑ میں سے تیسری کبا نمودار ہوئی، اور اس نے ٹائیگر کی گردن کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے عقب سے دبوچ لیا۔ پھر چاروں چیری کریک کے پشتے میں چھپ گئے۔ امن، محبت اور عدم تشدد کے اصول بالائے طاق رکھ دیے گئے، اور ان کی جگہ محض غنڈہ گردی نے لی۔ ہٹ بے! ٹائیگر کو غصہ آ گیا تو نوکے زبان سے اردو کے لفظ پھسل گئے۔ آخ آ! ایک بری کبا کے حلق سے کربناک سسکی نکلی۔ بات واضح تھی، ٹائیگر کا ہاتھ اس کی ران کے اوپر لگا تھا۔ یہ کبا اچانک ہی ایک طرف گری اور تڑپنے لگی، مگر گردن میں پڑا ہوا بازو اب بھی اپنی جگہ پر تھا، اور بازو والا ساری توانائی خرچ کر دینے کے در پہ تھا۔ ٹائیگر نے صرف کوہنی ہلائی جو بازو والے کے پیٹ میں لگی۔ آگ کی زوردار آواز کے ساتھ ہی دب کی آواز بھی سنائی دی، اور بازو ہٹ گیا۔ برادر ڈیمن، فلپ پکڑ لو، بچ کر نہ جائے، کسی نے چلا کر کہا۔ یہ وہی تھا جو ران پر ضرب کھانے کے بعد زمین پر لوٹ رہا تھا۔
اس نے یقیناً اٹھنے کی کئی کوششیں کی تھی، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کولٹ بردار اور ٹائیگر کے درمیان آ گیا تھا۔ اسی لمحے گولی چلی، بوری کباغ کے اندر گھسی اور وہ بے حرکت ہو گیا۔ ٹائیگر نے ڈیمن کو پکڑنے کی کوشش ضرور کی تھی، مگر اسی لمحے 2 افراد اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ڈیمن نے چلا کر کہا، سامنے سے ہٹ جاؤ، میں اسے گولی مارنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل کہ وہ اس کے حکم پر عمل کرتے، لینی کا بازو 3 جگہ سے ٹوٹ گیا، ناک پچک گئی۔ ٹائیگر نے اسے ایک ہاتھ سے اٹھا کر ڈیمن کی طرف اچھال دیا۔ لینی برادر ڈیمن پر بڑے احترام سے گرا اور ڈیمن بھی زمین بوس ہو گیا۔ دونوں نے ایک ساتھ اٹھنے کی کوشش کی۔ لینی اپنا ٹوٹا ہوا بازو دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور جھومنے لگا۔ اس کے کراہنے کی آواز بہت کربناک تھی، اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا۔ گرنے کی وجہ سے ڈیمن کا کوٹ بھی کہیں دور جا گرا تھا اور اس وقت ڈیمن کی کوشش جلد از جلد کولٹ تلاش کرنے کی تھی۔ وہ ایک طرف لپکا اور گرے ہوئے کولٹ کو اٹھانے کے لیے جھک گیا، مگر اسی لمحے اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ انسان فٹ بال کس طرح بنتا ہے۔ زوردار ٹھوکر اس کی پشت پر لگی اور ڈیمن کسی قسم کا احتجاج کے بغیر ساکت ہو گیا۔